Good morning to all my dear students. Welcome to online classes. And today we are going to discuss about life process class 10th. बच्चों अभी तक मैं आपको 1 से लेकर के पार्ट 7 पार्ट में जो है वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और नेक्स्ट पार्ट आज लेकर के फिर आया हूँ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंस है और यहाँ से भी प्रश्न आपके एक बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसका डायग्राम आपको देख करके बना लेना है और इस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं और वो कहाँ उनकी लोकेशन है और उनके क्या नाम है। ठीक है, तो इस बारे में आपको ध्यान से देखना है कि सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे नेजल पैसेज होता है। ठीक है ना, और नेजल पैसेज चूँकि नेजल पैसेज नाक के पास माउथ कैविटी भी होती है ना, और ये आपका जो नेजल पैसेज है वो सीधे आपके कहाँ पे जो माउथ कैविटी और साथ साथ नेजल पैसेज ये दोनों आके कहाँ पे फायरिंग्स में मिलते हैं। ठीक है ना, और फायरिंग्स के और लोअर वाले पार्ट पे लैरिंग्स पाई जाती है। ठीक है ना, और लैरिंग्स से नीचे ट्रैकिया पाई जाती है और ट्रैकिया में आप देख सकते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के माध्यम से ये आगे चल कर के दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, जिसे आप क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। ठीक है ना, अब यही ब्रोंकाई अगर आप देखें तो ये ब्रोंकाई आगे चल कर के और भी ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। तो ब्रोंकाई किस में कन्वर्ट हो गई, ब्रांकियोल्स में कन्वर्ट हो गई। ठीक है ना, और ये ब्रांकियोल्स का जो अंतिम सिरा होता है वहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये बाहर डायग्राम बना हुआ है। बाहर का डायग्राम ये एल्वियोलाई बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो एल्वियोलाई है ये ब्रोंकाई का ब्रांकियोल्स का अंतिम सिरा जो होता है बैलून शेप दिखाई दे जा रहा है। ये यहाँ पे जो है करोड़ों की संख्या में ये एल्वियोलाई प्रेजेंट्स होती हैं। ठीक है ना, और अगर इनकी संख्या घट जाए तो फिर आप समझ सकते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं डैमेज हो जाएंगे, शरीर की एक्टिविटीज़ जो है प्रभावित होगी। तो आइए ध्यान दीजिए आगे भी यहाँ पे और देख रहे हैं कि लंग्स के नीचे जो है एक स्ट्रक्चर बना हुआ है डायफ्राम का, और इस लंग्स को जो पूरी तरह से प्रोटेक्शन देने का कार्य कर रहा है वो क्या है, रिब्स हैं। ठीक है ना, लंग्स को पूरी तरह से प्रोटेक्शन दिया जा रहा है किसके द्वारा, रिब्स के माध्यम से। ठीक है, तो आइए अब हम लोग जो है अब इस डायग्राम को आपने समझ लिया कि इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन कहाँ स्थित होते हैं। तो आइए इसको अब हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है ध्यान देना है यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ध्यान दीजिएगा कि इन ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल। बच्चों, ह्यूमंस में एयर बॉडी के अंदर किसके द्वारा, नॉस्ट्रिल के द्वारा इंटर करती है, प्रवेश करती है, नॉस्ट्रिल के द्वारा लिया जाता है। ह्यूमन बींग्स जो है क्या है कि एयर को नॉस्ट्रिल्स के द्वारा लिया जाता है एयर को। ठीक है, द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स दैट लाइन द पैसेज। और आप यह भी जानते हैं कि एयर पैसेज जो नासा द्वार होता है कि नासा द्वार जाने वाले क्या, नासा द्वार मीन्स नॉस्ट्रिल। ठीक है ना, तो एयर पैसेज यानी कि वायु का जो मार्ग होता है उसके वायु के मार्ग में आपके नॉस्ट्रिल में फिल्टर्ड करने के लिए फाइन हेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, बहुत महीन पतले बालों द्वारा ये रास्ता जो है ढका होता है। ठीक है ना,
किस लिए कि ताकि कोई बाहर के अन्य पार्टिकल्स नाक से एंट्री ना कर पाएँ, ठीक है ना। इसलिए नाक के अंदर जो है क्या पाए जाते हैं, फाइन हेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है। द पैसेज इज आल्सो लाइंड विथ म्यूकस विच हेल्प्स इन प्रोसेस। और भी आप समझ सकते हैं कि जिससे शरीर में के अंदर जाने वाली जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या धूल हैं या कोई इम्प्योरिटीज़, ठीक है ना, अशुद्धियाँ जो भी रहती हैं वो क्या करें, इंटर नहीं कर पाती हैं, क्योंकि फाइन हेयर्स मौजूद होते हैं ना। एयर पैसेज थ्रू द नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के कहाँ पे, नासा मार्ग में फाइन हेयर्स पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा फिर आगे। द पैसेज इज आल्सो लाइंड विथ म्यूकस विथ हेल्प इन दिस प्रोसेस। और इस पैसेज में, इस रास्ते में जो है म्यूकस की एक लेयर होती है जो इस प्रोसेस में सहायक होती है। क्या होती है, आप नाक के अंदर, नोज के अंदर आप देखते हो ना, हमेशा नमी बनी रहती है। अगर ये नमी न रहे तो कोई भी पार्टिकल्स है आपके सांस के द्वारा अंदर लंग्स तक पहुंच सकते हैं। तो ये नमी और ये जो हेयर है, ठीक है ना, मॉइस्ट एंड हेयर, ये क्या करते हैं, उस डस्ट पार्टिकल्स को आपके लंग्स तक नहीं जाने देते हैं, बल्कि नाक में ही इसको क्या करते हैं, उस म्यूकस में फंसा देते हैं, ठीक है। फ्रॉम हियर द एयर पैसेज थ्रू द थ्रोट एंड इनटू लंग्स। और इसके साथ साथ यहाँ से वायु यानी कि जो हवा होती है वो आपके थ्रोट द्वारा लंग्स में प्रवाहित होती है, ठीक है ना। यहाँ से हवा जो होती है ना वो थ्रोट के द्वारा लंग्स में प्रवाहित होती है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। और थ्रोट में कार्टिलेज के वाला या रिंग उपस्थित होते हैं। थ्रोट्स में क्या उपस्थित होते हैं, कार्टिलेज के रिंग या वालय उपस्थित होते हैं। दिस इंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। और यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग क्या हो, कोलैप्स, ठीक है ना, निपतित ना हो, कोलैप्स ना हो, या आप आपस में क्या करें कि कोई प्रॉब्लम्स ना आने पाए, ये निश्चित करता है। दीज इंश्योर्स, क्या सुनिश्चित हो जाती है कि द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स, किसी प्रकार से जो एयर का रास्ता, एयर पैसेज का जो रास्ता है वो कोलैप्स ना करे, बाधित ना होने पाए, ठीक है। तो हम लोग किसके विषय में बात कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन बीइंग्स। तो आइए आगे हम लोग चलते हैं। इस डायग्राम को आप बना लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोग जो है, आइए इसको और थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं और आगे फिर हम लोग देखते हैं कि विथ इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब विच फाइनली टर्मिनेट इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड एल्वियोलाई। जो लंग्स के अंदर जो पैसेज या जो मार्ग है उसमें आप देख सकते हैं ना कि छोटी छोटी स्मॉलर ट्यूब्स में विभाजित हो जाता है, ठीक है ना। लंग्स के अंदर जो पैसेज होता है वो छोटी छोटी स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, और जो अंत में फाइनली टर्मिनेट इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर ना, जो अंत में गुब्बारे की जैसी स्ट्रक्चर में हो जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं, विच आर कॉल्ड एल्वियोलाई, जिसे आप क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं, ठीक है ना, कोपिका कहते हैं। द एल्वियोलाई प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। एल्वियोलाई क्या करती है, एक सरफेस एरिया उपलब्ध कराती है। क्या कराती है, एल्वियोलाई प्रोवाइड ए सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैन टेक प्लेस।
एक सरफेस एरिया उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का आदान प्रदान या एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है। द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई यानी जो एल्वियोलाई की दीवार है या वाल है वो क्या है, दीवार या वाल में किसका, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, समझ रहे हैं, रुधिर वाहिकाओं का फैला हुआ क्या होता है, जाल होता है। द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई, भाई एल्वियोलाई की जो वाल होती, जो भित्ति होती है उसमें नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स का जाल फैला हुआ होता है। एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर्स, व्हेन वी ब्रीथ इन वी लिफ्ट आवर रिब्स and flatten our diaphragm and the chest cavity become larger as a result। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसा कि हम शुरू में देख चुके हैं कि जब हम श्वास अंदर लेते हैं क्या करते हैं, कि जब हम श्वास अंदर लेते हैं, एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर्स, कुछ वर्षों में हम देख चुके हैं कि व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो क्या होता है, वी लिफ्ट आवर रिब्स, तो हमारी पसलियाँ ऊपर उठती हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम, और हमारा डायफ्राम क्या होता है, चपटा हो जाता है। जब रिब्स ऊपर की ओर उठेंगी तो डायफ्राम चपटा हो जाता है। ठीक है। एंड द चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर एज अ रिजल्ट। इसके रिजल्ट या परिणाम स्वरूप आप क्या देख सकते हैं, जो चेस्ट कैविटी है वो क्या होती है, बड़ी हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप जो है चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाती है। ठीक है। यानी कि जैसे ही हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारी रिब्स ऊपर की ओर उठती है और हमारा डायफ्राम जो है चपटा हो जाता है, और इसका परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाती है। ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस, इस कारण से एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल्स द एक्सपैंडेड एल्वियोलाई। इस कारण से वायु जो होती है, जो हवा होती है, वो लंग्स के अंदर चूस ली जाती है और फैली हुई कोशिकाओं को क्या करती है, भर लेती है। बात समझ में आ गई। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसमें आप देख लीजिएगा एल्वियोलाई का फंक्शन, एल्वियोलाई क्या कार्य होता है, हाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, ये आपके मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप, ठीक है ना, ये सारे टाइप के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है ये। तो बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल्स द एक्सपैंडेड एल्वियोलाई। तो आपने देख लिया होगा कि इस कारण से वायु जो है लंग्स के अंदर क्या होती है, चूस ले जाती है या एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और जिससे कि जो एल्वियोलाई होती है वो क्या होती है, एल्वियोलाई स्वेल कर जाती है। ठीक है ना, कोशिकाओं को भर लेती है। The blood bring carbon dioxide from the rest of the body and release into the alveoli, and the oxygen in the alveolar air is taken up by blood in the alveolar blood vessels to be transported to all the cells in the body। जो ब्लड होता है ना, वो क्या होता है कि ब्लड से शरीर से CO2 एल्वियोलाई में छोड़ने के लिए लाता है। ब्लड जो है शेष शरीर से कहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड की एल्वियोलाई में छोड़ने के लिए ले आता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो एल्वियोलाई होती है वो ब्लड वेसल्स का, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स का ब्लड एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ले करके फिर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देती है।
शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देती है। बात नहीं समझ में आई होगी अभी। देखिए, जो ब्लड होता है ना, द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वियोलाई। ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड की कोशिकाओं के लिए ले आता है, और जैसे ही ब्लड एल्वियोलाई में ले आता है तो ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर टेकन अप बाय ब्लड इन द एल्वियोलर ब्लड वेसल्स, तो ऑक्सीजन को जो है ब्लड में दे दिया जाता है एल्वियोलाई के माध्यम से, और फिर वो पूरे शरीर की कोशिकाओं में ले जा कर के ट्रांसपोर्ट कर देती है। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, the lungs always contain a residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे ब्रीथिंग साइकिल के समय, श्वास चक्र के समय जब एयर जो है अंदर और बाहर होती है तो लंग्स सदैव वायु का, एयर का क्या करते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम रखते हैं। ठीक है ना, रेजिडुअल वॉल्यूम रखते हैं। जब क्या होता है ब्रीथिंग साइकिल, ठीक है ना, ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल के समय व्हेन एयर इज टेकन, हवा को जब लिया जाता है एंड उसको बाहर किया जाता है तो लंग्स सदैव क्या करता है, कंटेन ए रेजिडुअल वॉल्यूम फॉर एयर, तो वह क्या करता है कि रेजिडुअल वॉल्यूम रखते हैं जिससे कि ऑक्सीजन के एब्जॉर्प्शन तथा CO2 के रिलीज के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन करेंगे। ठीक है ना, सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज्ड, तथा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। ठीक है, तो रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन बीइंग्स। आगे हम लोग ध्यान देते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान देना है हम लोगों को कि व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल्स इज लार्ज ना, जैसे जैसे एनिमल्स के शरीर का आकार जो है बढ़ता है तो द डिफ्यूजन प्रेशर एलोन के नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो क्या होता है कि अकेला डिफ्यूजन प्रेशर बॉडी के सभी ऑर्गन्स में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए क्या होता है, अपर्याप्त हो जाता है। जैसे जंतुओं का शरीर का आकार बढ़ेगा तो अकेला डिफ्यूजन प्रेशर जो होगा वो शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त होगा, और उसकी क्या होगी, दक्षता जो होगी कम हो जाएगी। ठीक है, इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स टेक अप द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी इनटू टिश्यू विच आर डिफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट। ठीक है, तो जब लंग्स की वायु से, एयर से रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स क्या करेगा, ऑक्सीजन लेकर के उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। क्या होती है, जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। तो लंग्स की वायु से रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स ऑक्सीजन ले करके और उन टिश्यू तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। इन ह्यूमन बीइंग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन विच हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। तो यह जो पिगमेंट्स होता है ह्यूमन बीइंग्स में, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, उसका क्या नाम है बेटा, ध्यान दीजिएगा। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स का नाम क्या है, हीमोग्लोबिन।
यही है। अगर हीमोग्लोबिन ना हो तो फिर ये CO2 और O2 का कैसे ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा पूरे बॉडी के सेल्स में, ठीक है। तो रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स इज हीमोग्लोबिन विच हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के लिए बहुत हाई एफिनिटी रखता है, बहुत उच्च बंधुता रखता है, ठीक है। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, और यह पिगमेंट कहाँ मौजूद होता है, RBC में मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पर प्रेजेंस होती है, RBC में प्रेजेंस होती है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन RBC में प्रेजेंस होती है, ध्यान रखिएगा। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स नेम क्या है, हीमोग्लोबिन। कहाँ पाया जाता है, RBC में मौजूद होता है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन इज एंड हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फ्रॉम इन आवर ब्लड। आप समझ सकते हैं कि CO2 वाटर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर में अधिक विलेय है, इसलिए इसका ट्रांसपोर्टेशन हमारे ब्लड में किस अवस्था में होता है, घुली हुई अवस्था में होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में बहुत ही घुलनशील होता है, दैन ऑक्सीजन की अपेक्षा, इज एंड हेंस तब मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व्ड फ्रॉम इन आवर ब्लड, इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में घुलनशील अवस्था में ही होता है, ठीक है बच्चों। तो आइए ध्यान दिया जाए आगे। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें अभी हम लोगों को एक और मोर नॉलेज दिया गया है, ज़रा ध्यान दीजिए। डू यू नो, तो इसमें अभी हमने देखा था ना टोबैको से संबंधित हार्मफुल, तो यहाँ पे स्मोकिंग इज़ इंजूरियस हेल्थ ना भाई, इससे जो है स्वास्थ्य क्या हुआ, बेकार हो जाए, ख़राब हो जाएगा। लंग कैंसर इज़ वन ऑफ कॉमन काज, भाई एक मेन कारण क्या है, लंग कैंसर है, जो पूरे संसार में मृत्यु भी हो रही है। डेथ ऑफ द वर्ल्ड, द अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स इज प्रोवाइडेड विथ स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें इज प्रोवाइड विथ स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया होते हैं, और दिस सीलिया हेल्प टू रिमूव जर्म्स, इसीलिए क्या करते हैं, जर्म्स को या डस्ट को, अदर हार्मफुल पार्टिकल्स को क्या करते हैं, अंदर जाने से रोक देते हैं, फ्रॉम इनहेल्ड एयर, ठीक है ना। बाहर से आए हुए पदार्थों को ये सीलिया क्या करते हैं, रोक दिया करते हैं, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ये डस्ट पार्टिकल्स वगैरह या जो बाहर से कोई सब्सटेंस अंदर ना जाने पाए, ये सीलिया वहीं पे रोक देते हैं। स्मोकिंग डिस्ट्रॉयड दिस हेयर ड्यू टू विच जर्म्स, डस्ट, स्मोक एंड अदर हार्मफुल केमिकल्स इंटर लंग्स एंड कॉज अफेक्शन, कफ एंड इवन लंग कैंसर। तो स्मोकिंग करने से भी अगर आप देखें तो प्रॉब्लम्स हो जाती है, हानिकारक हानि होती है, और जो आपके लंग्स से संबंधित डिजीज़ ये सब कैंसर वगैरह हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको दिया गया था एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। आगे हम लोग ध्यान देते हैं, थोड़ा सा दिया गया है, क्या दिया गया है कि इफ़ द एल्वियोलर सरफेस वे स्प्रेड आउट इट वुड कवर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, या वर्ग मीटर। तो यदि एल्वियोलाई की सतह को क्या कर दिया जाए, एल्वियोलाई की सतह को स्प्रेड कर दिया जाए या फैला दिया जाए, तो यह लगभग कितना हो जाएगा, तो इट वुड कवर अबाउट 80 वर्ग मीटर क्षेत्र ढक लेगी।
समझ लीजिए, इतने क्षेत्र को ढक सकती है। हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया ऑफ योर बॉडीज? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके शरीर का सतही क्षेत्रफल कितना होगा? बताइए। कंसीडर हाउ इफिशियंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम बिकॉज ऑफ द लार्ज सरफेस अवेलेबल फॉर द एक्सचेंज टू टेक प्लेस। विचार कीजिए कि एक्सचेंज के लिए विस्तृत एरिया, सरफेस एरिया उपलब्ध होने पर गैसों का एक्सचेंज कितना कुशल हो जाता है, कितना दक्ष हो जाता है। इफ डिफ्यूजन वेयर टू मूव ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, यदि हमारे शरीर में डिफ्यूजन द्वारा ऑक्सीजन गति करती है तो इट इज एस्टिमेटेड दैट इट वुड टेक 3 years फॉर ए मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन टू गेट टू आवर टोज फ्रॉम आवर लंग्स। आप समझ सकते हैं कि यदि हमारे शरीर में डिफ्यूजन द्वारा ऑक्सीजन गति करती है तो हमारे लंग्स से ऑक्सीजन के एक अणु को पैर के अंगूठे तक पहुंचने में लगभग 3 वर्ष का समय लग जाएगा। समझ लीजिए, कितने वर्ष का समय लगेगा? 3 वर्ष का समय लगेगा। आर नॉट यू ग्लैड दैट वी हैव हीमोग्लोबिन? क्या आपको इससे प्रसन्नता नहीं हुई कि हमारे पास क्या है? हीमोग्लोबिन है, ठीक है ना। और जो कि पूरी बॉडी में क्या करता है? सर्कुलेट होता है, पूरे सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो ये तो हमने अभी तक पढ़ लिया रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट इसके क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।